आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है जो हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं वह सब्जेक्ट है मध्यकालीन भारत के इतिहास। तो प्रतिदिन के इस श्रृंखला में जो हम मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, इस श्रृंखला में जो आज का हमारा क्लास है वह 30 क्लास है। तो 30 क्लास में हम आप लोगों को जो है ऑलरेडी जो है इसके पहले वाले क्लास में हम जो है मुगल साम्राज्य से संबंधित आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो मुगल साम्राज्य लगभग हम जो है आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। कुछ टॉपिक एक आध दो टॉपिक बचा था जिसको आज हम कंप्लीट कर देंगे और फिर अगले क्लास में हम एक जो है इतिहास का हम जो है उसमें प्राचीन इतिहास आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक, तो अगला जो हमारा क्लास होगा वह प्राचीन इतिहास होगा और इस समय जो पढ़ा रहे हैं वह मध्यकालीन इतिहास है। ओके, तो मध्यकालीन आज का हमारा अंतिम क्लास है। इसके बाद हम प्राचीन भारत के इतिहास आप लोगों को कल से पढ़ाएंगे। ओके, तो आज का हमारा जो क्लास है मुगल साम्राज्य से संबंधित है और मुगल साम्राज्य का जो है आज अंतिम क्लास है और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 30 मुगल साम्राज्य से संबंधित 30वें क्लास में हम डिस्कस आप लोगों से करने जा रहे हैं। वह है हमारा आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है मुगल साम्राज्य में मनसबदारी व्यवस्था। ठीक, तो मनसबदारी व्यवस्था अकबर के समय में मुगल साम्राज्य में लागू किया गया था। तो मनसबदारी व्यवस्था क्या है और किस प्रकार से जो है अकबर के द्वारा मुगल साम्राज्य में इसकी जो है प्रारंभ किया गया था और किस प्रकार से यह जो है मुगल साम्राज्य में एक जो है बहुत अच्छी व्यवस्था के रूप में उभर करके सामने आई। तो मनसबदारी व्यवस्था से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे जो एक PCS के एग्जाम में पूछा गया था कि मनसबदारी व्यवस्था क्या है, अनुवांशिक है या फिर अनुवांशिक नहीं है। तो यह जो है अनुवांशिक नहीं होता है, क्वेश्चन PCS के एग्जाम में पूछा गया है। तो मनसबदारी व्यवस्था यानी जिसको मनसब प्रदान किया जाता है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह जो है मनसबदारी जो है वहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो ये जो है अनुवांशिक नहीं होता है, यह मतलब ये ट्रांसफर हो जाता है एक दूसरे से, मतलब जिसके ऊपर जो है मनसबदारी व्यवस्था लागू होती है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद यह जो मनसब प्रदान किया जाता है वह स्वतः खत्म हो जाता है। तो इसी से संबंधित हम आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम आप लोगों को पूरे जो है अच्छे तरीके से हम बताएंगे किस प्रकार से जो है अकबर के द्वारा किस प्रकार से मनसबदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था और मनसबदारी व्यवस्था से किस प्रकार से मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो इसको हम यहाँ पे जो है आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस किए हैं कि जो मुगल साम्राज्य में जितने भी शासक हुए थे, चाहे वो अकबर हो, बाबर हो, हुमायूं हो, शाहजहां हो, औरंगजेब हो, इनके समय में जो स्थापत्य कला था यानी जो इमारतें, मस्जिद, मकबरा का निर्माण किया गया था, तो ये जो है किस जगह पे निर्माण किया गया और किस शासक के द्वारा निर्माण किया गया था, इसको हम इसके पहले वाले क्लास में हम डिस्कस किए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हमारे इस पहले वाले क्लास को आप लोग अच्छे से देखिए, उसके बाद जो है इस क्लास को देखिए और हमारे पूरे क्लास को आप लोग देखिए और क्लास देखने के बाद वीडियो को लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है उसको आप लोग जो है प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारा जो प्रतिदिन का क्लास होता है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय से मिलता रहे। तो चलिए आज क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का हम आज की क्लास में स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मुगल साम्राज्य में मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैनिक व्यवस्था का आधार था। यह जो मुगल साम्राज्य में जो मनसबदारी व्यवस्था अकबर के समय में लागू किया गया था, यह जो है एक मुगल सैनिक व्यवस्था का जो एक आधार स्तंभ था। यानी मुगल जो सैन्य व्यवस्था था वह मनसबदारी के आधार पर ही चलता था। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि मुगल सैनिक व्यवस्था का एक मनसबदारी व्यवस्था एक आधार था। ओके, आप लोग जो है एक सीक्वेंस से पढ़ते जाइए ना, अभी सब क्लियर हो जाएगा कि मनसबदारी व्यवस्था क्या है और क्यों जो है मुगल साम्राज्य में इसको लागू किया गया था। ओके, तो मुगल साम्राज्य में मनसबदारी व्यवस्था जो था वह मुगल सैनिक व्यवस्था का एक आधार स्तंभ था। इसी के द्वारा मुगल विशेष करके अकबर के समय में जो सैन्य व्यवस्था बहुत मजबूत थी उसका प्रमुख कारण मनसबदारी व्यवस्था को लागू करना था। मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। यह जो
जो मुगल साम्राज्य में जो मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी, इसके पहले जो है मंगोल के द्वारा दशमलव पद्धति नामक जो है इस व्यवस्था को लागू किया गया था। उसी के अकॉर्डिंग जो है मनसबदारी व्यवस्था भारत में मुगल साम्राज्य के द्वारा लागू किया गया। ओके, अकबर के समय में सर्वप्रथम अपने शासन काल में 11वें वर्ष मनसब प्रारंभ किया गया। यह जो मनसबदारी व्यवस्था थी, जब अकबर जो है 1556 ईस्वी में शासक हुआ था, तो उसके बाद अकबर के 11 वर्ष के शासन काल के बाद मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य में लागू किया गया था। ओके, अब देखिए मनसब का अर्थ क्या होता है। अब यहीं से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मनसबदारी व्यवस्था है क्या। ओके, तो मनसब का अर्थ होता है पद या श्रेणी, यानी किसी भी व्यक्ति को पद और श्रेणी प्रदान किया जाता था और उस पद और श्रेणी के अकॉर्डिंग उसको घुड़सवार रखने की इजाजत होती थी। यानी जैसे मान लीजिए कोई मनसबदार है या फिर जागीरदार है, तो उसको जो किस प्रकार से मनसबदारी व्यवस्था के तहत जो है घुड़सवार रखने का जो है छूट होगा। तो ये सब व्यवस्था जो है मनसबदारी के अंतर्गत होता था। यानी कि मनसब का अर्थ होता है पद या श्रेणी, यानी कि किसको कौन सा पद दिया जाएगा, उस पद के अकॉर्डिंग ही उसको मनसबदारी व्यवस्था प्रदान किया जाता था। ओके, तो आप लोग जो है मनसब का अर्थ होता है पद या श्रेणी, यानी उसकी स्थिति क्या है, किस मतलब उसकी स्थिति के आधार पर ही मनसब प्रदान किया जाता था। यानी वो उसको जो है जैसे जो उस समय जो उमरा वर्ग के लोग थे, जैसे जो अमीर वर्ग के लोग थे, उनको जो उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए मनसब व्यवस्था प्रदान किया गया था। यानी कि मनसब जो है जो पद होता है, उस पद को जो है एक जो वरीयता देने के लिए कि किस पद को कितना मनसब प्रदान किया जाएगा, कितना जो है घुड़सवार दिया जाएगा, कितना जागीरें दी जाएंगी, उस पर जो है राजस्व वसूल करने के लिए ये जो है पूर्णतः स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ऐसा जो है पद के अकॉर्डिंग होता था। यानी मनसब जो है वो पद के अकॉर्डिंग प्रदान किया जाता था। मनसब क्या है, पद या श्रेणी है। ओके, अकबर ने संपूर्ण मनसब को 66 श्रेणी में विभाजित किया था। 66 प्रकार के श्रेणियों में अकबर के द्वारा 66 श्रेणी में मनसब को जो है इसकी श्रेणियां मतलब 66 श्रेणी में इसको विभाजित अकबर के द्वारा किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था जो है इसका जो है दो भाग होते हैं। मनसबदारी व्यवस्था दो भाग, एक होता है जात और एक होता है सवार। तो जात जो होता है वह वेतन एवं पद की स्थिति होता है, यानी किसको कितना वेतन दिया जाएगा और उस वेतन के अनुसार उसको जो है सवार रखना पड़ता था। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी को जो है 500 रुपये मतलब 5000 जो है मनसब देना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको सवार रखना पड़ता था, यानी घुड़सवार दस्ता रखना पड़ता था। यही जो है मनसबदारी व्यवस्था होती थी। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत जात और सवार को जो है लागू किया जाता था। जात होता था कि इनको जो है कितना वेतन दिया जाएगा और उस वेतन के अकॉर्डिंग इनको जो है कितना सवार यानी कि घोड़ों को संख्या को रखना पड़ेगा। तो यही जो है मनसबदारी व्यवस्था थी। ओके, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मनसबदारी व्यवस्था के तहत अकबर के द्वारा इसमें जो है जात और सवार दो पद का सृजन किया गया था, जिसके अनुसार मनसबदारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू मतलब इसको जो व्यवस्थित किया गया सुचारू रूप से। पहला था मनसबदारी में एक जात था और दूसरा सवार था। जात जो होता था वह उसको जो वेतन के आधार मतलब वेतन के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया था। ओके, जात जो था वह वेतन एवं पद की स्थिति थी। जो जात था वह वेतन एवं पद की स्थिति थी, जबकि जो सवार था वह घुड़सवारों की संख्या के आधार पे था। तो यानी किसको कितना वेतन दिया जाएगा उस वेतन के आधार पर ही उसको जो है घोड़े रखना पड़ता था। जो घुड़सवार होते थे उनकी संख्या को जो है उसी वेतन के अकॉर्डिंग रखना पड़ता था। यही जो है मनसबदारी व्यवस्था थी। ओके, आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा पूरा कि मनसबदारी व्यवस्था जो है जात एवं सवार। जात जो था वह वेतन एवं पद की स्थिति थी, जबकि जो सवार था वह घुड़सवार संख्या जो घुड़सवार दास्ता की संख्या थी। ओके, नेक्स्ट है सबसे छोटा जो मनसब होता था वह 10 होता था। यानी कि जो सबसे छोटा मनसब था वह 10 था और सबसे बड़ा मनसब जो था वह 10,000 का मनसब प्रदान किया। यानी यदि कोई छोटा मनसब है मनसबदार है उसको 10 मनसब प्रदान किया जाता था। यानी 10 मनसब के अकॉर्डिंग उसको घोड़ों को रखना पड़ता था। इसी प्रकार से सबसे बड़ा जो 10,000 था। ओके, नेक्स्ट है मनसबदारी की श्रेणियां थी।
तीन प्रकार के मनसबदारी श्रेणियां को विभाजित किया गया, अकबर के समय में किया गया था, जिसमें 10 से लेकर के 500 जो है, यदि जो किसी को जो है मनसब जो है 10 से 500 प्रदान किया जाता है तो वह जो है मनसबदार के मतलब मनसबदार के तहत रखा जाता था। यानी मनसबदार जो होते थे उनको, जो मनसबदार थे उनको 10 से लेकर के 500 मनसब प्रदान किया जाता था। और जो अमीर थे, अमीर जो है 500 से लेकर के 250 मनसब प्रदान किया जाता था। और 2500 से अधिक जो थे वो थे जो है अमीर उम्दा, यानी जो अमीर उम्दा थे, जो अमीर वर्ग के लोग थे, उनको 2500 से अधिक जो है मनसब प्रदान किया जाता था। ओके, सरकारी विभाग में कार्य करने वाले लोगों को जो मनसबदार नहीं थे, मनसबदार नहीं थे, जो अकबर के समय में या मुगल साम्राज्य के समय में जो सरकारी विभाग में काम करते थे और उनको जो है मनसब यदि नहीं प्रदान किया गया था तो उनको जो है नगद रूप में वेतन दिया जाता था। ओके, तो नगद रूप में वेतन दिया जाता था और केवल जागीर से उसे केवल राजस्व प्राप्त करने का अधिकार था, प्रशासनिक अधिकार नहीं था। यदि किसी को जागीर प्रदान किया गया है तो जागीर का अर्थ ये नहीं होता है कि जो है उसको सरकारी विभाग में जो मुगल साम्राज्य के समय में जो सरकारी विभाग में जो कर्मचारी काम करते थे उनको जो है या तो नगद के रूप में वेतन प्रदान किया जाता था या तो जागीरें दी जाती थी। यदि किसी को जो है नगद के रूप में वेतन नहीं प्रदान किया जाता था तो उनको जागीर दी जाती थी और जागीर से वो राजस्व वसूल करते थे। तो जो जिसको जागीर दिया जाता था तो केवल उसको राजस्व वसूल करने का अधिकार था, प्रशासनिक अधिकार उसके पास नहीं था, केवल राजस्व वसूल कर सकता था। ओके, तो केवल जागीर से उसे केवल राजस्व वसूल प्राप्त, यानी कि केवल जागीर से उसे केवल राजस्व प्राप्त करने का अधिकार था, प्रशासनिक अधिकार उसको नहीं था। प्रशासनिक अधिकार मुगल सम्राट के अधीन था। ओके, तो जो मुगल सम्राट थे यदि किसी को जागीर प्रदान किए हैं तो जागीर से उसको केवल राजस्व वसूल करने का अधिकार था, राजस्व के अलावा वह प्रशासनिक अधिकार नहीं दिखा सकता था उस पर। ओके, जो मनसबदार थे वह जो है आनुवांशिक नहीं थे, वह आनुवांशिक नहीं थे, मृत्यु होने के बाद स्वतः समाप्त हो जाता था। क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है क्या मनसबदारी व्यवस्था एक आनुवांशिक व्यवस्था थी, आनुवांशिकता मतलब आनुवांशिक थी? तो नहीं था आनुवांशिक, यह जो है स्वतः अपने आप समाप्त हो जाता था। यदि किसी को प्रदान किया गया है मनसब व्यवस्था पर किसी को जो है दिया गया है तो उसकी यदि मृत्यु हो जाती है तो स्वतः जो है यह समाप्त हो जाता था। तो मनसबदार आनुवांशिक नहीं होते थे, मृत्यु होने के बाद यह स्वतः समाप्त हो जाता था। ओके, मनसबदार की जो 3 श्रेणियां बहुत प्रचलित थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जो प्रथम श्रेणी है और द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। जो प्रथम श्रेणी जो मनसबदार के था, मनसबदार की जो प्रथम श्रेणी थी उसके अंतर्गत यदि किसी को जो है 5000 जात यानी 5000 वेतन दिया जाता था तो उसको जो है 5000 घुड़सवार रखना पड़ता था। ओके, तो ये जो है मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रथम श्रेणी के मनसबदार थे उनको यदि 5000 जात यानी 5000 वेतन दिया जाता था तो उनको 5000 जो है घुड़सवार रखना पड़ता था। इसी प्रकार जो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत थे उनको जो है 5000 जात दिया जाता था तो उनको जो है 3000 घुड़सवार रखना पड़ता था। 5000 जात पर 3000 घुड़सवार रखना पड़ता था। इसी प्रकार तृतीय श्रेणी थी जिसमें जो है 5000 जात पर 2000 घुड़सवार रखना पड़ता था। ओके, तो ये जो है क्या था, जात क्या था या वेतन था। यानी यदि किसी को 5000 वेतन दिया जाता है तो उसको जो है 2000 घुड़सवार रखना पड़ता था। ये जो है तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते थे। ओके, तो आज की क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस किए हैं कि किस प्रकार से मुगल साम्राज्य में मनसबदारी व्यवस्था को अकबर के शासन के समय में लागू किया गया था और इसका क्या उद्देश्य था। उद्देश्य यही था कि मुगल सम्राट में जो सैन्य व्यवस्था था उस सैन्य व्यवस्था को मजबूत करना, क्योंकि जिसको भी जो है मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत जोड़ा गया था उन सभी को घुड़सवार रखना पड़ता था। यानी चाहे जो है जो सैनिक होते हैं,
सैनिक हों या फिर अमीर वर्ग के लोग हों या फिर मनसबदार लोग हों, उन सभी को जो है घुड़सवार रखना पड़ता था। तो घुड़सवार रखने की एवज में उन्हें वेतन दिया जाता था। तो घुड़सवार रखना यह आवश्यक था और घुड़सवार रखने के लिए उनको वेतन दिया जाता था। तो इसी को जो है जात और सवार कहा जाता था। तो जात और जो सवार था वही जो है मनसबदारी व्यवस्था कहलाता था। तो मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी वर्ग के लोग हों, चाहे वो अमीर वर्ग के लोग हों या फिर जो मनसबदार थे वो हों या फिर सैन्य का कोई भी सिपाही हो, उनको यदि जो है मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता था तो उन सभी को यह आवश्यक था कि घुड़सवार यानी जो घोड़े की संख्या थी उसको जो है अपने वेतन के अकॉर्डिंग रखना पड़ता था। ओके, इसी के अंतर्गत जो मनसबदारी जो श्रेणी थी वह 3 प्रकार का था, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत यदि किसी को 5,000 का वेतन दिया जाता है तो उसको जो है 5,000 घुड़सवार रखना पड़ता था। इसी प्रकार जो द्वितीय श्रेणी के थे उनको जो है 5,000 वेतन के एवज में जो है 3,000 जो है घुड़सवार रखना पड़ता था। इसी प्रकार से जो तृतीय श्रेणी थी मनसबदार की वह 5,000 वेतन पे 2,000 घुड़सवार रखना पड़ता था। तो ये जो है 3 श्रेणी मनसबदारी श्रेणी के अंतर्गत आता था। ओके, तो आज की क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस किए हैं कि किस प्रकार से मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य में अकबर के द्वारा लागू किया गया था और यह जो है मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य में एक सफल योजना के रूप में जाना जाता है। इसी के द्वारा मुगल साम्राज्य में सैन्य व्यवस्था को जो है मजबूत किया गया और अकबर के जो शासन काल था वह जो है यह मनसबदारी व्यवस्था उन्हीं के समय में लाई गई थी और यह जो है बहुत सफल योजना थी। इसी की जो है प्रयास से मुगल साम्राज्य में अकबर के शासनकाल में एक अच्छा सैन्य व्यवस्था लागू हो सका था। ओके, तो जो है अकबर के समय में जो सैन्य व्यवस्था मजबूत थी उसका पूरा जो है श्रेय मनसबदारी व्यवस्था को जाता है। मनसबदारी व्यवस्था के तहत ही मुगल जो है अकबर के समय में मुगल साम्राज्य के जो सैन्य व्यवस्था था वह एक बहुत मजबूत व्यवस्था थी। ओके, तो चलिए आज क्लास में इतना ही। अब इसके आगे हम जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो है प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास हम अगले क्लास में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। इसको आप लोग अच्छे से अपने जो है क्लास वीडियो को देखिए और ये नोट्स बनाइए और नोट्स बना करके इसको याद करिए। ओके, यहाँ से क्वेश्चन TCS के एग्जाम में पूछा जाता है और वनडे एग्जाम से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आप लोगों को हमारा क्लास वीडियो कैसा लगा है आप लोग जो कमेंट के माध्यम से बताइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को देखिए और वीडियो को देख करके वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए। चलिए आज क्लास यहीं पे हम रोकते हैं। अब अगला क्लास हम अगले दिन पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।